अब वी विल टॉक अबाउट वेरियस टाइप ऑफ डॉक्ट्राइन्स इन टीपीए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप देखोगे काफी सारी डॉक्ट्राइन्स के बारे में बात करी गई है एंड इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज बेस्ड अपॉन सेक्शन 27 ऑफ टीपीए। पीटीए में अगर आपसे पूछेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन कौन से सेक्शन के ऊपर बेस्ड है, then you will write section number 27. And section number 29 also has. Section number 29 also has traces of doctrine of acceleration. अब इसमें होता क्या है? For example, A is a person. He transfers a property to B. लेकिन he has a condition कि ये property B को तभी मिलेगी जब C की डेथ हो जाएगी and within 3 months of the death of C. Within 3 months of the death of C, B will have to pay a stamp duty. यानी यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। B को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब C की डेथ हो जाएगी एंड विद इन 3 months ऑफ C's डेथ B will have to pay a stamp duty. लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में A ने एक और चीज बोली थी कि अगर ये प्रॉपर्टी B को नहीं मिलती है देन दिस प्रॉपर्टी विल गो टू D। यानी अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो यहाँ पे B को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर्टी फिर D के पास चली जाएगी। अब होता क्या आगे जाके बिफोर द डेथ ऑफ सी, बिफोर द डेथ ऑफ सी बी की ही डेथ हो जाती है और ऑब्वियसली यहाँ पे बी को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नाउ दिस प्रॉपर्टी विल गो टू डी। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। यू कैन ऑल्सो से दैट हियर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, हियर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन, ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। अब इसके बाद हमको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 35 ऑफ टीपीए इज बेस्ड अपॉन डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। वी हैव ऑलरेडी सीन सेक्शन नंबर 35, हमको वो कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, लेकिन पीटी के हिसाब से हमको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 35 इज बेस्ड अपॉन डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। एंड यहाँ पे हमारे सामने केस भी आता है। इट इज द केस ऑफ कूपर वर्सेस कूपर। इस केस में बोला गया था that you cannot accept the same thing, you cannot accept the same thing and reject the same thing at same time। अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के ऊपर। अब we will have to remember that section number 41, section number 41 of TPA is based upon doctrine of holding out। अब इसमें हमको पता है क्या होता है that A is a person, A brought a property in the name of B, यानी A यहाँ पे रियल ओनर होता है एंड B here is the ostensible owner। अब टैक्सेस को बचाने के लिए A ने प्रॉपर्टी B के नाम पे ले ली है, इसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। यानी हमें पैसे A भर रहा है लेकिन रजिस्टर्ड जो है प्रॉपर्टी वो B के नाम पे है। अब आगे जाके क्या होता है that B sells this property to C, B sells this property to C। This transaction will be valid based upon doctrine of holding out because here A has represented to the society that he is not the owner of the property, and hence he cannot now withdraw from this representation, withdraw from this representation। यानी ए ने यहाँ पे दुनिया को ये दिखाया था कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, बी की प्रॉपर्टी है ये, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में भी यहाँ पे बी का ही नाम था एंड दैट इज व्हाई हियर बी कैन वेरी वेल सेल दिस प्रॉपर्टी टू सी। अब यहाँ पे हमारे सामने दो केसेस आते हैं, जय दयाल पोदार वर्सेस बीबी हजरा, and we also have the case of Lakshman versus Kalicharan। In both of these cases, Supreme Court explained that who is an ostensible owner। अब पीटी में कभी कभी इसके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था अबाउट हु इज द ऑस्टेंसिबल ओनर। अब इसके बाद वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ अब इस केस में क्या होता है, हियर देयर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड
He purchased a property in Calcutta. He purchased a property in Calcutta in the name of Banu Bibi. In the name of Banu Bibi. यानी यहाँ पे रियल ओनर हो गए मिस्टर मैकडोनल्ड एंड यहाँ पे द ऑस्टेंसिबल ओनर इज बनु बीबी. अब यहाँ पे होता क्या है दैट बानू बीबी ट्रांसफर्ड दिस प्रॉपर्टी टू द फादर ऑफ राम कुमार कुंडू. टू द फादर ऑफ राम कुमार कुंडू. अब हमने देखा था दैट अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट दिस ट्रांसफर विल बी वैलिड. अब आप में जाके होता क्या है मिस्टर मैकडोनल्ड in his will transferred this property to his daughter which is McQueen. McQueen यहाँ पे मिस्टर मैकडोनल्ड की डॉटर होती है एंड इसको विल में ये प्रॉपर्टी मिल गई. लेकिन बाद में जाके मैक्वीन को पता लगता है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है टू द फादर ऑफ राम कुमार कुंडू. अब आगे जाके मैक्वीन इनके ऊपर सूट फाइल कर देती है. मैक्वीन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट राम कुमार कुंडू बिकॉज के फादर अब डेड हो चुके हैं एंड ए प्रॉपर्टी अब राम कुमार कुंडू के नाम पे हो चुकी है एंड दैट इज वाई इस केस का नाम यही है मैक्वीन वर्सेस राम कुमार कुंडू. अब इन दिस केस द कोर्ट डिनाइड द प्रॉपर्टी राइट्स to McQueen applying the doctrine of holding out. Applying the doctrine of holding out. अब हमको पता होना चाहिए that what are the main essentials of doctrine of holding out. Doctrine of holding out तभी apply करेगा when for example जो हमने एग्जांपल लिया था कि B ने C को प्रॉपर्टी बेच दी थी. Here B was the ostensible owner and C was the purchaser. डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट यहाँ पे तभी अप्लाई करेगा when C did not know about the transaction between A and B. एंड यहाँ पे एक और एसेंशियल होता है that full consideration must be paid by the purchaser. Full consideration must be paid by the purchaser. यानी यहाँ पे गिफ्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि B ने प्रॉपर्टी C को गिफ्ट कर दी है एंड C ने इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया. Here full consideration will have to be paid by C. अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट ऑफ एस्टॉपल के ऊपर. अब इट इज गिवन अंडर सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 ऑफ एसआरए एंड सेक्शन नंबर 121 ऑफ बीएसए. सेक्शन 121 ऑफ बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 115 इसके बारे में बात करता था. दीज टॉक अबाउट फीडिंग ग्रांट ऑफ एस्टॉपल के बारे में. अब this doctrine is based upon the case of Picard versus Sears. पीटी के हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखनी है. अब सेक्शन नंबर 43 में हो क्या रहा था फॉर एग्जाम्पल ए वॉज अ पर्सन एंड इसने प्रॉपर्टी सी को बेच दी है. अब एक्चुअली में ए इस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करता था. ए डिड नॉट हैव राइट्स ओवर दिस प्रॉपर्टी. अब जब तक ये प्रॉपर्टी मासी के पास थी तब तक एक आप यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते थे टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू सी. लेकिन सपोज मासी की डेथ हो जाती है एंड आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी कम्स टू ए. अब एट दिस मोमेंट सेक्शन नंबर 43 विल कम इनटू प्ले एंड हियर द रूल ऑफ फीडिंग ग्राउंड ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई अपॉन ए एंड ए विल हैव टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू सी. यहाँ पे ए ने सी को रिप्रेजेंट किया था कि उस प्रॉपर्टी का मालिक है. And that is why now A will have to act upon this representation and he will have to transfer this property to C. आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया में ये ट्रांसफर ऑटोमेटिकली नहीं होगा. यहाँ पे C को पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा एंड इसके बाद ही सेक्शन नंबर 43 विल कम इनटू प्ले. बट इन इंग्लैंड देयर विल बी ऑटोमेटिक ट्रांसफर. यानी जैसे ही A की जो मासी है इनकी डेथ हो जाती है उसी टाइम देयर विल बी ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम ए टू सी. अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस के ऊपर. अब सेक्शन नंबर 52 इज बेस्ड अपॉन दिस डॉक्ट्राइन एंड इट अप्लाइज ओनली अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टीज. अब इस रूल में क्या होता है दैट इफ देयर इज अ सूट पेंडिंग रिगार्डिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी then during the pendency of such suit the property cannot be disposed of by the parties. यानी जब तक ये प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है तब तक जो ये सूट की पार्टीज होंगी दे कैन नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी. लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी है द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस
only applies upon the parties of the suit. Only applies upon the parties of the suit and it does not apply. And it does not apply upon the third parties. यानी यहाँ पे थर्ड पार्टीज इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, लेकिन पार्टीज टू द सूट जिनके बीच में केस चल रहा है ये इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते. आपको ये चीज़ भी याद रखनी है दैट द सूट कंटिन्यूज विद अपील. सूट continues with appeal and hence during the appeal as well the property cannot be sold, but during revision or reference the property can be transferred. इसके अलावा आपको याद रखना है that the doctrine of lis pendens will also apply upon execution proceedings under civil procedure code यानी CPC. यानी अगर एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है तो उस प्रॉपर्टी को आगे जाके हम बेच नहीं सकते. एंड ऑल्सो यू कैन राइट दैट द सूट ऑन द प्रॉपर्टी must not be collusive and the suit must be genuine. यानी यहाँ पे एक फॉल्स केस नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर. यानी फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन एंड इसको पता है कि बी अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला है एंड यहाँ पे बी को परेशान करने के लिए ए ने एक फॉल्स सूट कर दिया है. अब इन दिस पर्टिकुलर केस डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस विल नॉट अप्लाई. अब दिस रूल वाज एडेड इन द केस ऑफ फयाज हुसैन वर्सेस पराग वरयान. अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल doctrine of lis pendens is applied. There was a suit between A and B regarding a property and the doctrine of lis pendens was applied in the case. And still यहाँ पे A ने इस property को बेच दिया. तो अब इस property का क्या होगा? Here you will have to remember that A transfers this property. Subject to the decision of the court. यानी अगर आगे जाके कोर्ट का ही डिसीजन आता है कि ये प्रॉपर्टी ए की ही है एंड इन दैट केस दिस ट्रांसफर विल बी वैलिड. लेकिन अगर बाद में जाके कोर्ट बोलती है कि ये प्रॉपर्टी ए की नहीं बल्कि बी की है देन दिस ट्रांसफर विल बी वॉइड. यू विल हैव टू रिमेंबर दैट दिस ट्रांसफर विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है दैट दिस डॉक्ट्राइन अप्लाइज अपॉन ओनली प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट and it does not apply upon co-plaintiffs and co-defendants. For example, एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट हो रहा है which is A versus B and C. यानी A एक साइड पे है and B and C एक साइड पे है. अब बाद में जाके B इस प्रॉपर्टी को बेच देता है. अब यहाँ पे C cannot file a suit against B in this case. यहाँ पे A को भी ये सूट B के अगेंस्ट फाइल करना पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस लगा हुआ था, फिर भी यहाँ पे B ने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया. अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर. अब दिस डॉक्ट्राइन इज अंडर सेक्शन नंबर 53A. अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड दिस सेक्शन वाज एडेड आफ्टर the case of Mohammad Musa versus A.K. Ganguly. It was a Privy Council judgment. अब डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की है जिसके तहत ए बी को अपना घर बेच देगा एंड बी विल बी द ओनर ऑफ दिस हाउस आफ्टर पेइंग द होल मनी. हमको यहाँ पे याद रखना है कि अभी ए ने बी को पूरी तरीके से घर ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन ए एंड बी. जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ए बी को घर ट्रांसफर करेगा एंड बी ए को कंसिडरेशन का अमाउंट देगा एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बी को घर की पोजीशन मिल चुकी है. अब हमको याद रखना है यहाँ पे दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रूफ ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. अब बाद में जाके ए यहाँ पे ये नहीं बोल सकता है कि घर में बी को बेचूंगा नहीं. अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A ऑफ TPA, here A cannot say later on that I will not sell this house to B. यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस लगेगा एंड A को अब घर B को बेचना ही पड़ेगा. लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है that after 2001 this contract which has proof of part performance
पार्ट परफॉर्मेंस मस्ट बी रजिस्टर्ड। यानी हमारे एग्जांपल में ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। इफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस नहीं लगेगा एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर 53A ऑफ टीपीए विल नॉट अप्लाई। आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन नंबर 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया था आफ्टर 2001 कि सेक्शन नंबर 53A में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। यू कैन राइट दैट अंडर सेक्शन नंबर 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट it is compulsory to get this contract containing agreement of part performance to be registered। अब सेक्शन नंबर 53A का प्रोवाइजो बोलता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में वही एग्रीमेंट होता है कि ए बी को अपना घर दे देगा एंड यहाँ पे ए और बी के बीच में सेम कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, वहाँ पे फॉर एग्जांपल ए इस घर को बेच देता है सी को, यानी यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके बेसिस पे बी को घर की पोजीशन मिल गई थी। अभी यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है एंड दैट इज व्हाई ए के पास ही प्रॉपर्टी के पेपर्स थे एंड ये प्रॉपर्टी इसने सी को भेज दी है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 53A का प्रोवाइजो बोलता है कि हियर सी विल हैव द राइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सी विल हैव द राइट टू दिस प्रॉपर्टी, यानी अब यहाँ पे बी को इस प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे ये भी याद रखना है दैट सी मस्ट बी अनअवेयर ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी सी को यहाँ पे पता ही नहीं होना चाहिए कि ए और बी के बीच में वो पार्ट परफॉर्मेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। अगर सी को यहाँ पे पता लग जाएगा कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिससे घर की पोजीशन ऑलरेडी बी को ट्रांसफर हो चुकी है, इंस्टेंट यहाँ पे सी ने घर को खरीदा है, then in that case C will not get the benefit of proviso of section 53A। यहाँ पे C को proviso का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड प्रॉपर्टी फिर C को ट्रांसफर नहीं होगी। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है that in India the doctrine of part performance can be used only as a shield and not as a sword। यानी इस डॉक्ट्राइन को एज अ डिफेंस हम यूज कर सकते हैं लेकिन एज एन अटैक इस डॉक्ट्राइन को हम यूज नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम एक केस के थ्रू समझते हैं। वी हैव द केस ऑफ प्रबोध कुमार वर्सेस दंतमारा टी कंपनी। अब यहाँ पे हुआ क्या था दैट द प्लेंटिफ गॉट द पोजेशन ऑफ द लैंड फ्रॉम द डिफेंडेंट। अब आगे जाके एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, टी का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है जिसके लिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ने अप्लाई कर दिया। अब टेक्निकली यहाँ पे डिफेंडेंट को इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था बिकॉज ये जो लैंड है ये ऑलरेडी प्लेंटिफ के पोजीशन में आ चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पे दोनों ने इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई किया। बोथ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट अप्लाइड फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड फाइनली defendant won this export order। अब यहाँ पे plaintiff filed a suit under section number 53A of TPA and also prayed for an injunction to stop the defendant from getting this export order। अब कोर्ट ने यहाँ पे सेम चीज बोली थी that in India doctrine of part performance cannot be used as an attack mechanism and it can be only used as a defense mechanism and hence in this case Privy Council dismissed the suit of the plaintiff। कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज भी बोली थी that on the basis of doctrine of part performance a person can be defendant only and he cannot be a plaintiff in the case। यानी आप डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जाके एक सूट फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आपके खिलाफ कोई सूट फाइल होता है तो इस सूट को आप डिफेंड कर सकते हो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करके, लेकिन यहाँ पे आप एक न्यू सूट फाइल नहीं कर सकते।